तो आप लोगों को पता है कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, मतलब पूरा जो पावर दिया गया है इंडियन सिस्टम को अगर एनालाइज करें तो पूरा जो पावर दिया गया है किसको, पार्लियामेंट में। क्योंकि नया जो आइन बनता है या उसको रेक्टिफिकेशन किया जाता है, कहाँ पर होता है, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट जो है सबसे ताकतवर जगह है, और ये जो पार्लियामेंट जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ओके, तो ये जो पार्लियामेंट है इसका क्या होता है, दो हाउसेस है, देयर आर टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट इसको बुलाया जाता है, एंड लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। तो देयर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एज यू ऑल नो दैट इज हाउस ऑफ काउंसिल, that is Rajya Sabha, and House of People, Lok Sabha. But if you are asked how the Parliament of India consists of, मतलब अगर आपसे पूछ लिया गया कि पार्लियामेंट कैसे बना गया है, how the Parliament of India consists of, then your answer would be President, Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, try to get my point. How many houses are there in our Parliament? There are two houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha. But if you are asked how the Parliament of India consists of, that is President, Lok Sabha and Rajya Sabha. Now, without President, the Indian parliamentary system is incompatible. ठीक है, incompletable. Because अगर हम लोग को पता है कोई जो बिल होता है वो तब लॉ होता है या एक्ट बनता है जब क्या होता है, वो दोनों हाउस पास होके प्रेसिडेंट के पास आता है। सपोज दिस इज एन ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, किसी भी ऑर्डिनरी बिल को आप या आइदर राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी आप इसको पेश कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कई सारे बच्चे लोगों को लगता है कि ऑर्डिनरी बिल जो है राज्यसभा लोकसभा में एक साथ पेश होता है, प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो होता है इसको आइदर आप राज्यसभा या लोकसभा किसी भी एक हाउस में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों हाउस से इसको पास कराना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसको राज्यसभा में पहले पेश कर रहे हो तो उसको इधर क्या करना पड़ेगा, उसको पास कराना पड़ेगा। मैक्सिमम मेजोरिटी जो होता है उसको अगर सपोर्ट करेंगे तो ये वाला बिल पास होगा। उसके बाद ये वाला बिल कहां पर जाएगा, लोकसभा। अगर आप पहले लोकसभा में डाल रहे हो, इसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके बाद उधर से उसको पास कराने के बाद उसको राज्यसभा में भेजना पड़ेगा। मतलब दोनों हाउस जो है इसको पास कराने के बाद ये जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अब जैसे ही प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जब इसको हाँ बोल देते हैं, कंसेंट दे देता है, तो ये वाला बन जाता है एक्ट। मतलब अगर हम लोग ये वाला डिस्कस करें कि विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट नो ऑर्डिनरी बिल कैन बिकम एन एक्ट। मतलब प्रेसिडेंट का जो कंसेंट होता है उसको छोड़ के कोई भी ऑर्डिनरी बिल कभी भी क्या नहीं बन सकता, एक्ट नहीं बन सकता है। इसलिए क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या बोला जाता है, इनसेपरेबल मेंबर बोला जाता है या इंटीग्रल मेंबर बोला जाता है। देखो इधर बोला गया है कि जैसे मैंने पहले ही बोला, प्रेसिडेंट इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा के लेके बना है। और देयर इज, देखो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस, बट ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब प्रेसिडेंट को छोड़ के आप इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं आता है कोई भी बिल जो है वो एक्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, देखो ये जो वही वाला बोला है, बिल पास बाय द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा cannot become the law without the support or consent of the president। ठीक है, ये वाला आप लोगों को याद है। तो बढ़ते आगे चलते हैं। राज्यसभा जो अपर हाउस होता है, राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस, और लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोअर हाउस। अब राज्यसभा का जो असली नाम है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंग्लिश में उसको लिखा गया था, तो उसमें इसका नाम क्या था, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का जो इंग्लिश नाम था वो था काउंसिल ऑफ स्टेट। बाद में इसको राज्यसभा नामकरण किया गया। तो राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स होते हैं, दैट मैक्सिमम इट कुड बी 250। राज्यसभा में टोटल जो मेंबर मैक्सिमम हो सकता है वो कितना है, 250। और आउट ऑफ देम 12% आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसमें कितने मेंबर को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, दैट इज 12%। मतलब रेस्ट ऑफ द 238 पीपल है, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब आप लोगों को याद रखना है वाला केस क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। बाकी जो 230 जो सीट है वो इनडायरेक्ट होता है,
मतलब क्या है चीज, देखो अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि ये जो है ये पार्लियामेंट है, दिस इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है सेंट्रल लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोलते हैं, केंद्रीय आईन सभा को पार्लियामेंट बोलते हैं। इसका दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। और स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट लेवल में होता है, इसका दो क्या होता है, स्टेट लेवल में जो आईन सभा होता है इसका भी दो क्या होता है, हाउस होता है। अपर हाउस को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं वो लोग आपस में वोट डालते हैं, वो लोग आपस में वोट डाल के कुछ मेंबर को राज्यसभा में भेजते हैं। मतलब हम लोग किसको वोट डाल के चुनाव में जिता रहे हैं, मेंबर को भेजे लेजिस्लेटिव असेंबली में, एमएलए जो लोग जा रहे हैं हम लोग वो इलेक्ट कर रहे हैं। अब ये लोग उधर जाके क्या करते हैं, इलेक्शन होता है, मेंबर्स के बीच में आपस में ये लोग इलेक्शन करवाता है और कुछ इंसान को इलेक्ट करके वो कहां पर भेजता है, राज्यसभा। तो राज्यसभा का मेंबर कैसे बन सकता होगा, आइदर जो 12% होते हैं जो बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड होते हैं उसके थ्रू आप जा सकते हो, या फिर क्या होता है जो 238 जो मेंबर मैक्सिमम मेंबर जा सकते हैं स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी थे, इनडायरेक्ट मींस ऑफ वोट से। ठीक है, ये वाला याद रखिए। और ये जो 12 मेंबर जो भेजा जाता है कोई आम इंसान नहीं होता है, हर फील्ड में जो स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे साइंस, आर्ट, ठीक है, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, इसमें जो लोग बहुत ही एमिनेंट होते हैं, बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको उधर भेजा जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को भेजा गया था, तो सचिन तेंदुलकर जो है वो स्पोर्ट्स, लास्ट जो है इसको स्पोर्ट्स ऐड कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, तो स्पोर्ट्स से थे। सोशल सर्विस होते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं, लिटरेचर, आर्ट्स से कोई बहुत ही फेमस पर्सन है तो उसको अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि खुद के हिसाब से किसी को नॉमिनेट करके भेज दे, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लिस्ट बनाता है, वो लिस्ट भेजता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अल्टीमेटली उसको साइन करता है और ऐसे करके क्या होता है जो 12 मेंबर मैक्सिमम नॉमिनेट करके जा सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है क्या, मैक्सिमम कितना सीट हो सकता है राज्यसभा में, 250, जिसमें से 12 तो होता है नॉमिनेटेड और 238 मेंबर जो है इनडायरेक्टली वो राज्यसभा में जा सकता है। अगर आप करंट स्ट्रेंथ देख लो, करंट अगर सीट देख लो कितना है राज्यसभा के, कितना मेंबर है अभी, दैट इज 245। अभी जो है 245 मेंबर्स है, जिसमें से 12 तो नॉमिनेटेड होंगे और मतलब बाकी अभी जो है 233 मेंबर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। मैक्सिमम 250 हो सकता है, लेकिन अभी जो है स्ट्रेंथ है वो राज्यसभा का कितना है, वो 245 है। ओके, उसके बाद राज्यसभा का जो मेंबर है उसको होने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, दैट इज 30 इयर्स ऑफ एज। ओके, जैसे मैंने बोला कि ये जो देखो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे अभी पढ़ा है कौन लोग जा सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है वो लोग आपस में वोट डालते हैं और वोट डाल के जो है क्या करते हैं वो राज्यसभा में जा सकते हैं। अब ये जो वोट होता है, जो एमएलए लोग आपस में वोट डालते हैं, ये प्रोसीजर को बोला जाता है एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको याद रखना है, मतलब राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और उसका जो प्रोसीजर होता है उसका नाम क्या होता है, एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, ये वाला याद रखना। राज्यसभा में जो होता है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, मतलब राज्यसभा को जो प्रेसिडेंट, मतलब राज्यसभा को जो प्रिसाइड ओवर करता है, प्रिसाइडेड ओवर बाय चेयरमैन। राज्यसभा को कौन प्रिसाइड ओवर करता है, चेयरमैन। अभी चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन होता है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, याद रखना है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है वही क्या होता है, बाय एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाता है राज्यसभा का। मतलब क्या है बेटा, मतलब अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट मुझको बना दिया गया तो मैं बाय वर्चू या मैं क्या करूंगा, खुद ब खुद मैं राज्यसभा का चेयरमैन बन जाऊंगा। मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है और वो और कोई नहीं, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर अभी का सिनेरियो ले लो तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन है,
that is the vice president of India, that is Mr. Jagdeep Dhankar. Okay, so Mr. Jagdeep Dhankar is the vice president of India as well as he is the chairman of Rajya Sabha. यही होता है जो राज्य सभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्य सभा का चेयरमैन होता है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो क्या होता है इसका जो अगर राज्य सभा का अगर टेन्योर बोलो, राज्यसभा का अगर टेन्योर मतलब टाइम पीरियड अगर बोलो तो 6 इयर्स होता है। राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स होता है। हर मेंबर वो 6 इयर्स तक अपना जो पोस्ट है उसको संभाल के रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है आफ्टर 2 इयर्स 1/3 मेंबर क्या होता है रिटायर होता है। इसको याद रखना है, आफ्टर 2 इयर्स क्या होता है, जो लिखा गया है कि अगर कोई मेंबर है राज्यसभा में तो उसका टाइम टेन्योर होता है 6 इयर्स, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स 1/3 मेंबर गेट रिटायर। इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है लोकसभा है, यू कैन सी व्हाट है लोकसभा। तो लोकसभा में क्या है बेटा, लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें कितना सीट होता है, टोटल होता है 550। ओके, लोकसभा का टोटल मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, दैट इज 550। पहले जो था 552 था, क्योंकि पहले 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को भेजा जा सकता था। मतलब देखो इधर लिखा गया है पहले क्या था, ये जो 550 है इसमें से क्या है 530 जो होगा सो स्टेट से जाएगा और 20 जो जाएगा वो यूनियन टेरिटरी से। मतलब 550 को आप 530 आप कर सकते हो कि हर स्टेट से जो है जाएगा। टोटल अभी 28 स्टेट से, तो उधर से कितना लोग जाएंगे 550 530 और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है मतलब 8 यूनियन टेरिटरीज है उसमें से कितना जाएगा 20 रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे और 2 रिप्रेजेंटेटिव। पहले जैसे मैंने बोला कि पहले लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ था मैक्सिमम 552। पहले क्या होता था 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते थे। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता था कि कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर नहीं है तो ही कैन नॉमिनेट मैक्सिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 2 मेंबर टू लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लेकिन ये जो प्रोविजन था इसको अभी हटा दिया गया है, इसको अभी रिमूव किया गया है, अबॉलिश किया गया है बाय 104th अमेंडमेंट ऑफ 2019। मतलब अभी जो सिनेरियो अगर देखोगे, अभी का अगर सिनेरियो देखोगे दिस कुड बी 2021। ओके, ट्राई टू मेक इट करेक्शन। 106 फोर्थ वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इट वाज हैपेंड इन द ईयर 2021। तो अभी का जो सिनेरियो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है लोकसभा का, मैक्सिमम 550 है। पहले 552 था लेकिन एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव रहते थे जो प्रोविजन था उसको अभी हटा दिया गया है बाय 104th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, तो इसको याद रखना है। तो कितना मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं 550, लेकिन अभी सर कितना मेंबर है, अभी जो लोकसभा का करंट स्टेट है वो है 543। याद रखना मैक्सिमम स्टेट लोकसभा का कितना है 550, अभी का कितना है करंट स्टेट इज 543। देखो लिखा गया है 543। ओके, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या होता है लोकसभा का जो मेंबर होता है उनका क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप लोगों को पता है अभी जो है बहुत जल्दी लोकसभा का जो चुनाव है उसका रिजल्ट आने वाला है, हर जगह पे लोकसभा इलेक्शन होना है। तो इसका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब होता है 18 इयर्स और सो। देखो एवरी सिटीजन हु इज मोर देन 18 इयर्स आर एलिजिबल टू गिव द वोट। ओके, तो ये जो है कोई भी इंसान जो 18 साल से ज्यादा है वो वोट डाल सकता है, इसको बोलते हैं एडल्ट सफरेज। आर्टिकल किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 में इसको लेकर डिस्कस किया गया है। तो ये जो हम लोग वोट डालते हैं ना, तो वोट डालते हैं किसके बेसिस पे डालते हैं, एडल्ट सफरेज। मतलब वोट देने के लिए और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वोट डालने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ जो है हमारे इधर जो वोटिंग राइट्स है किसके बेसिस पे दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो इसको ही बोलते हैं एडल्ट सफरेज। और ये जो आर्टिकल है 326 इसमें इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो लोकसभा का टर्म कितना होता है 6 इयर्स। ठीक है, इसको याद रखना है। मैक्सिमम 5 इयर्स मैक्सिमम टर्म होता है 5 इयर्स लोकसभा का, बट इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर। बट ये जो है 5 इयर्स से पहले भी लोकसभा का जो सेशन है खत्म हो सकता है। अगर जो रूलिंग पार्टी है उसका जो मेजोरिटी होता है वो अगर चला जाता है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो पहले 5 साल से पहले ही खत्म हो सकता है। ठीक है, याद रखना। तो क्वालिफिकेशन क्या होता है पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए, एक तो क्या होता है सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद देखो अगर आप राज्यसभा में जा रहे हो तो उसके लिए 30 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए मिनिमम, और लोकसभा में जा रहे हो तो आपको क्या है 25 इयर्स ऑफ मिनिमम एज होना चाहिए।
मतलब अगर आप कंपेयर करो तो 30 इयर्स लग रहा है इसके लिए मिनिमम एज राज्यसभा और लोकसभा के लिए 25 इयर्स, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत होता है तो पार्लियामेंट अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बना सकता है। अभी तो फिलहाल यही क्वालिफिकेशन है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप लोगों को याद रखना है, जैसे आर्टिकल 110, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 110 में 101 सॉरी 110 जो आता है इसमें होता है क्या, दैट इज मनी बिल। मनी बिल मैंने गलती से 110 बोल दिया, तो आर्टिकल 110 में आता है मनी बिल। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन मनी बिल टुडे, बट 101 में क्या आता है, 101 में आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। अगर किसी भी कोई मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर मतलब होता है लोकसभा, आइदर ही, हम लोग बोलते हैं ना कि एमपी है, एमपी मतलब होता है आइदर ही इज फ्रॉम राज्यसभा और लोकसभा, किसी भी एक हाउस का मेंबर हो सकता है। मतलब याद रखना कोई भी इंसान एक साथ राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता, आइदर उसको राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा और लोकसभा, ठीक है। तो अगर किसी मेंबर जो है एमपी जो है उससे जो है अपना जो पावर है इसका गलत इस्तेमाल किया है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 101, ठीक है, इसको याद रखना, ओके। नेक्स्ट कोई भी डिस्प्यूट अगर है प्रेसिडेंट, कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन इज फाइनल। मतलब इसको याद रखना है, किसी भी अगर जो मेंबर है उसको अगर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं तो कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इसको याद रखना है, कोई भी मेंबर ऑफ एमपी जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, उसको अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। बट इससे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन जो है उसके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके साथ उनको डिस्कशन करके प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी भी मेंबर को वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। 101 में है वैकेशन ऑफ सीट, मतलब सीट खाली करना, और 102 में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सीट। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कोई जो मेंबर है वो अगर जो हाउस में प्रेजेंट नहीं रहता है एटलीस्ट 60 डे तक विदाउट परमिशन, तो उसका जो है कैंडिडेट्स उनका जो मेंबरशिप हो है उसको एबॉलिश किया जाता है। सपोज आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट आई एम रिमेनिंग एब्सेंट मोर देन 60 डेज विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट एनी फॉर्मल नोटिस। मैं जो हूँ मेंबर हूँ पार्लियामेंट का, लेकिन मैं जो हूँ 60 डेज तक अगर आप मतलब कंटिन्यूअसली मैं एब्सेंट रहता हूँ और कोई भी नोटिस ना देखे तो मेरा जो मेंबरशिप है वो चला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इधर आप लोगों को 60 डेज वाला याद रखना। उसके बाद आता है देखो जॉइंट सिटिंग। अब ये जॉइंट सिटिंग होता क्या है, इसको लेकर डिस्कशन किया गया है यहाँ पर आर्टिकल 180, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग का जो कांसेप्ट है कहां से लिया गया है, द कांसेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको याद रखना, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग, अब जॉइंट सिटिंग होता क्या है, जब लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग होता है, किसके ऊपर, किसी भी बिल को लेकर। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो कोई भी जो बिल होता है उसको आइदर आप राज्यसभा या लोकसभा में पेश कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, उसके बाद उसको दो हाउस में पास करा के प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ता है। अब सपोज एक जो बिल है उसको लोकसभा में पेश किया गया, पहले प्रेजेंट किया गया, उधर वो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में वाला बिल पास नहीं हो रहा है। मतलब डेडलॉक सिचुएशन कब होता है, डेडलॉक सिचुएशन मतलब होता है एक कोई जो बिल है एक हाउस में पास हुआ है लेकिन दूसरा हाउस में उसको पास नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको लेके क्या करते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है। तो जॉइंट सिटिंग इसलिए बुलाया जाता है जब किसी बिल को लेके एक हाउस में पास हुआ है बट दूसरा हाउस में उसको पास नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है। अब जॉइंट सिटिंग जो रहता है उसको सामन कौन कर सकता है, उसको बुला कौन सकता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब जॉइंट सिटिंग होता है तो उसमें स्पीकर, मतलब उसको उसको जो प्रिसाइड ओवर करता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो दो चीज याद रखना है, एक होता है जो लोकसभा का सेशन होता है उसको प्रिसाइड ओवर करता है कौन, स्पीकर, और राज्यसभा का जो सेशन होता है उसको प्रिसाइड ओवर करता है कौन, चेयरमैन। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर कभी भी जो स्पीकर है, स्पीकर का काम क्या होता है, लोकसभा को चलाना, लोकसभा का वो क्या होता है, हेड होता है, प्रिसाइड ओवर वो करते हैं। तो अगर कभी भी स्पीकर अगर वो एब्सेंट रहता है तो उनके जगह पे कौन आता है, डेप्यूटी स्पीकर। देखो लिखा हुआ है स्पीकर की जगह डेप्यूटी स्पीकर होता है। और पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि राज्यसभा जो होता है उसको कौन चलाता है, उसका प्रेसिडेंट, मतलब उसको प्रिसाइड ओवर कौन करता है, दैट इज चेयरमैन। और ये जो चेयरमैन होता है और कोई नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन अगर कभी भी चेयरमैन नहीं होता है तो उनके जगह कौन उसको होल्ड कर सकता है, वो जो राज्यसभा का सेशन है उसको कौन होल्ड कर सकता है, दैट इज डेप्यूटी चेयर। तो याद रखना है स्पीकर का काम क्या होता है, जो लोग जो
लोकसभा का सेशन होता है उसको कंटिन्यू कराना, उसको प्रिसाइड ओवर करना। और ज्वाइंट सीटिंग जब होता है, ज्वाइंट सीटिंग अगर जब होता है तो उसमें भी क्या करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो क्या करते हैं उसको प्रिसाइड ओवर करते हैं। तो याद रखना ये वाला ज्वाइंट सीटिंग 108 ज्वाइंट सीटिंग का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ज्वाइंट सीटिंग का जो कब बुलाया जाता है, जब कोई बिल एक हाउस से पास हुआ है लेकिन दूसरा हाउस में उसको पास नहीं करवाया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है। ज्वाइंट सीटिंग को समन या बुला कौन सकता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड ओवर कौन करता है, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। So these are the important information you need to know about our parliamentary system.